हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो को टॉपिक रहेगा फिक्शन इन मॉडर्न एज, जो 1910 से लेके 1945 तक थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द पीरियड रेफर्ड हियर इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन। Literature of this period focus on the inner reality of human mind in place of external reality. Novels in this age were written on all possible themes and subjects. They deal with characters in psychological manner. There is no absolute truth. All things are relative. तो मॉडर्न एज की शुरुआत वर्ल्ड वॉर वन से होती है। जब हो चुक तो इसमें ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने नॉवेल्स नहीं लिखी थी। उनके पास हर पॉसिबल थीम से आप जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो थे। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि इसका कब से शुरू होता है मॉडर्न एज, या किसको मॉडर्न एज कहते हैं। The early decade of 20th century, especially the period after World War I, is known as the Modern Age. The modern period occupied the year shortly after the beginning of 20th century through roughly 1945. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये शुरू होता है, या आप रफली कह सकते हैं 1945 के अराउंड। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सडन एंड अनएक्सपेक्टेड a break with traditional way of viewing and interacting with the world. Modernism involved a radical and conscious break with the past, rejection of conventional Victorian morality and inventions of new form of expression. तो अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो उसमें जो विक्टोरियन एज की जो थीम्स थी, जो उनके आइडियाज़ थे, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करके उन्होंने अपना न्यू इन्वेंशन किया था, न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लाए थे वो लोग। In the 20th century, several social, economic, scientific, cultural, and political changes took place that shocked the foundation of the existing world order. तो इतने ज़्यादा चेंजेस आए थे, हर एरिया में, हर फेजेस में आए थे कि उसने कम्प्लीटली उनकी फाउंडेशन को हिला दिया था। लाइक कि जो वो उन्होंने लिखा था, जिस लिटरेचर में, जिस नॉवल में पिछला काम हुआ था, उन सबको उन्होंने कम्प्लीटली डिवास्टेड कर दिया था। Development in the field of science and technology, rise of industrialization and capitalism, suffragette movement, feminist movement, all these combine to usher in the modern age. तो इसमें साइंस में डिस्कवरीज हुई थी, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन ग्रोथ देखी गई थी, और वोटिंग राइट, वुमेन के वोटिंग राइट को सफरजेट मूवमेंट बोला गया था। सफरजेट मीन्स औरतों के मूवमेंट के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, और फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, मतलब उनको इक्वालिटी चाहिए थी औरतों को। तो हाउएवर वन कैटलिस्मिक इवेंट अराउंड, कैटलिस्मिक इवेंट मीन्स लार्ज स्केल एंड वायलेंट एंड डिवास्टेड, ऐसी चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो वॉर के बाद जो हर चीज़ ख़राब टाइप हो जाती है ना, उसको बोला जाता है। वैसे इवेंट्स जो एक के बाद एक होते जा रहे थे, विच द एंटायर मॉडर्न एज सेंटर इज़ द वर्ल्ड वॉर वन। तो उनका मेन सेंटर क्या था, ये जो कैटलिस्मिक जो इवेंट्स थे, उनका मेन सेंटर वर्ल्ड वॉर वन था। क्योंकि एक वॉर से सिर्फ वॉर ही नहीं, उससे बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट होता है, लाइक इकोनॉमी को अफेक्ट होता है, लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है। The Great War shattered mankind's belief in the possibility of a stable, peaceful and progressive world. तो ऑब्वियस है, जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हुई नहीं थी। The use of modern welfare in the war as well as the result death and destruction caused by it revealed a new side to modernity. तो इससे इतना कुछ होने के बाद ही उनको न्यू मॉडर्निटी के बारे में उनको रास्ता मिल गया था। द वॉर वॉज ऑल्सो caused a shift in the nature of power relation and trading pattern. बिजनेस में, लोगों के बिहेवियर में, सब में चेंज आया था। Modernist writer felt betrayed by the war, which gave a hand blow to all traditional institutions that they hitherto बिलीव्ड इन। hitherto मीन्स until now। अब तक वो जिन बातों को या जिन चीज़ों पे बिलीव कर रहे थे, वो इस वॉर के बाद उनका पूरा ही उस पर से विश्वास उठ चुका था। एक्सटर्नल वर्ल्ड नो लॉन्गर प्रोवाइडेड एनी आंसर और मीनिंग एंड हैंस राइटर रिट्रीटेड विद इन। तो जो चीज़ वो लोग ढूंढ रहे थे वो उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो कहीं दिख नहीं रहता, कहीं कुछ मिल नहीं रहता, हर जगह तबाही मची हुई थी। तो राइटर्स ने खुद के लिए ही
आंसर्स ढूंढना अपने आप के लिए शुरू कर दिया. द चेंजिंग वर्ड ऑर्डर नेसेसिटेड क्रिएशंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द मॉडर्न एज, दस गिविंग टू मॉडर्न लिटरेचर. तो अब अगर हम इस ट्रेंड में बात करें कि लिटरेरी मतलब मॉडर्न एज में लिटरेचर में या लिटरेचर में कौन से ट्रेंड थे, कौन सी थीम थी, तो पहला है उसमें इमेजिनिज्म. It was a movement in modernist Anglo-American poetry that originated in 1912. Ezra Pound, Emmy Lowell, H.D. Richard Ellington, and William Carlos Williams were the main proponent of this movement. Proponent means supporter. The four imaginist anthologies. एंथोलॉजी मीन्स बहुत सारे राइटर मिलके जब एक साथ मतलब पोइट मिलके एक साथ पोइट्री लिखते हैं, उसको एंथोलॉजी बोला जाता है. जिसमें छोटी छोटी पोएम्स होती है, जैसे डी इमेजिनिस्ट, सम इमेजिनिस्ट पोएट और पोइट्री द ईगोइस्ट. तो ये चार जो मेन एंथोलॉजीज थी जिसमें इमेजिनिज्म का यूज़ हुआ था. पब्लिश द वर्क ऑफ डजन इमेजिनिस्ट पोएट. दूसरा वहाँ पर आया था डैडाइज्म. इट वॉज अ लिटरली एन आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट emerged in 1960 as a result of disgust with the brutality of the World War One. तो वर्ल्ड वॉर वन जब हो चुका था, उसके बाद जो तबाही मच चुकी थी, उससे वो लोग इतना परेशान थे कि उन्होंने एक काइंड ऑफ डाडाइज्म मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था. इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी कि कम्प्लीटली क्या था. तो डाडाइज्म सॉट टू नेगेट ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक वैल्यूज. नेगेट मतलब मना कर देना, मतलब जो पुरानी जो चीज़ें चली आ रही थी उसको कम्प्लीटली मना करके उन्होंने छोड़ दिया था. इट यूज नॉनसेंस एंड रेडिक्यूल टू एम्फसाइज द मीनिंगलेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. फिर उन्होंने उसके प्रोटेस्ट में ऐसी चीज़ों के शो करना शुरू कर दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं था. लाइक वो एवरीडे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना आर्ट करते थे, मतलब उनको लगता था कि कोई भी चीज़, वो उनका प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका था. The movement was short-lived and ended in 1923, though it influenced later movements such as Surrealism. तो इसके बाद Surrealism movement start हो गया था. तो वो 20th सेंचुरी का लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट विच गेन मोमेंटम आफ्टर डाडा मूवमेंट. सुरेलिस्ट बिलीव द सुपैरिटी ऑफ द इरेशनल, द अनकॉन्शियस एंड द अनएक्सपेक्टेड. जो चीज़ नहीं होने वाली है उसके ऊपर ये लोग बिलीव करते थे. दे रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑल कंट्रोल एंड रिस्ट्रेंड ऑन क्रिएटिविटी थ्रू टेक्निक सच एज ऑटोमेटिक राइटिंग, सेल्फ इंडल्ज, hallucination and exploitation of dream trance state. तो इन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर अपना रिवॉल्ट दिखाया. दे एम्ड एट revolutionizing human experience by freeing people from the clutches of false reality rationality. तो उनको लगता था लोगों को हमको इन चीज़ों से मुक्ति दिलानी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम ब्रेंटन, अदर मेजर फिगर्स एसोसिएटेड विद surrealist movement was Louis Aragon, Salvador Dali, Paul Eulder and Perry Reverdy. तो अगर हम इसमें मॉडर्न लिटरेचर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो फीचर्स थे, हम उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं. अवांट ग्रांड इज कंसिडर्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. अवांट अवांट गार्ड का मतलब होता है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडिया एंड मेथड इन आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर. मतलब कोई चीज़ को इनोवेट करना, नया करना. तो ऑब्वियस मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न लोगों ने ही हर चीज़ न्यू फाइंड आउट की थी, क्योंकि उनको जो विक्टोरियन एज था उससे पहले वाला, उस पर उनको उनकी हर चीज़ को उन्होंने मना कर दिया था. वाइल इन फ्रांस, इन द मिलिट्री टर्म मीनिंग एडवांस गार्ड, here it refer to the position taken by high modernism. It represents challenging the normative, pushing the boundaries of status quo and creating new artistic form. So avant-garde artists reject tradition and undertake it, make it new. Second है, in modern literature the focus shift away from external reality to the inner reality of human mind. तो बाहर जो दिख रहा है उससे वो लोग अंदर की बात करते थे, लाइक ह्यूमन माइंड के अंदर क्या चल रहा है. There is a greater stress on the psychological detailing of the literary character, though narrative device such as stream of conscious and interior monologue. तो ये दो टर्म है जिनके थीम के ऊपर कई राइटर्स ने नॉवेल्स लिखी हैं. There is a shift in focus from teleological way of thinking about time to time as fluid, discontinuous and non-linear. Language become condensed plot, non-chronicle, chronological and narrative consciousness shift away from imperial ominous to personal subjective. अगर हम इस एज की नॉवेल्स की बात करें कि इस एज में कैसी नॉवेल्स थी, immense variety and complexity were the silent features of modern English novels.
The novels by no means are immune to self-conscious reflective impulses of the new century. Modernism introduced a new kind of narration to the novel, one that would fundamentally change the entire essence of novel writing. Novels were written on all possible themes and subjects. They were realistic, including all the pleasant and unpleasant fact, and represented all aspects of life. Like पहले हम लोग जो पहले वाले राइटर्स थे वो उनकी थीम होती थी वो दिखाना जो एक्चुअली में है नहीं. मतलब अगर आप कोई नॉवल देखेंगे या कोई भी उनकी पोइट्री देखेंगे तो उसमें वो लोग माइंड क्या चल रहा है वो नहीं बताएंगे. यही चीज़ उनको मॉडर्न मॉडर्न को उनसे अलग करती है. वो लोग माइंड के अंदर की बात करते थे. मतलब जो बाहर दिख रहा है वो तो चलो दिख ही रहा है, लेकिन किसी के माइंड में क्या चल रहा है वो थीम उनको ज़्यादा थी. They were innovators like James Conrad, Henry James, Virginia Woolf, who revolutionized the technique of novel writing by entering into the subconscious mind and gave birth to psychological novels. ठीक है. तो other than these biographical novels, war novels, regional and satirical novels, novels of humor and science fiction continue to invade the market. तो ये उसके मेन थीम्स थे. उसके बाद देखते हैं द मॉडर्न नॉवेल्स इज रियलिस्टिक. इट डील्स विद ऑल द फेसेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, द प्लीजेंट एज वेल एज द अनप्लीजेंट, द ब्यूटिफुल एज वेल एज द अगली, एंड डजंट प्रेजेंट मेयरली अ वन साइडेड व्यू ऑफ लाइफ. तो हर चीज़ आपको शो कर रहे हैं. अगर आप मैरिज की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, लव की बात करें, तो उनका हर साइड दिखाता है. वो अगली है, वो सच है, वो झूठ है, वो जैसा भी है. मतलब आपको पढ़ के लगेगा नहीं कि आपको स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं उनकी नॉवेल्स को पढ़कर. द नॉवेल्स इज पेरिमिस्टिक इन टोन एज इट प्रेजेंट द रियलिटीज ऑफ लाइफ विथ ऑल इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डाउट्स. द नॉवल ऑफ मॉडर्न एज डू नॉट टेल द फुल स्टोरी अनलाइक नॉवेल्स ऑफ विक्टोरियन एज. तो वो कंप्लीट स्टोरी नहीं बताते थे कि कहाँ से शुरू हुई और क्या उसकी एंडिंग होगी, हैप्पी एंडिंग होगी या ट्रेजेडी वाली है. बस वो लोग एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस उठा के आपको बताते हैं. दैट इज द मेन फीचर. The characterizations is also superficial and psychological. A true account of a person was not possible. The modern novel is predominantly psychologically an impact of the new psychology on plot and character had far-reach impact on themes of novel. Irony, satire, and comparison are used frequently to illustrate points in regard to society. तो ये तीनों चीज़ों को पॉइंट बनाकर वो लोग आपके आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. देर आर नो सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑल थिंग्स आर रिलेटिव. तो ये उनका मेन फंडा था. ये मॉडर्निज्म के लोग ये मानते थे कि कोई भी चीज़ कंप्लीटली सच नहीं है. और हमारे वीडियो क्लास में हमेशा ही होता है कि उस एज के, मॉडर्न एज के, जैसे मैंने आपको ड्रामा के ऊपर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि मॉडर्न एज में किस टाइप का ड्रामा चलता था, तो वहाँ पे कौन से मेजर ड्रामाटिस्ट थे. वैसे ही जब आप मॉडर्न एज की बात हो रही तो मैंने उसमें फिक्शन बताया है. तो ये वहाँ के उस एज के मेन नॉवलिस्ट है. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.